अगर ये कैंडिडेट पॉलिटिशियन बनते हैं तो उस देश में राक्षसों की सरकार बनेगी। यहाँ कमजोरों का हक छीन के उल्टा अमीरों को दे दिया जाता है। क्यों वो उन पार्टियों पर फाइन नहीं करता जो ऐसा दिखाती हैं कि आप हमारे सीएम या पीएम को वोट करिए। जैसे यहाँ जयंत चौधरी, जिनको ओवरऑल 376 वोट मिले तो वो सीएम या पीएम बन गए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भाषणजीवी, रैलीजीवी और दिखावटी नकाबपोश नेताजी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अगर ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और उस सीएम पीएम को पता भी है तो वो सीएम पीएम की इतनी औकात नहीं कि उनसे कुछ बोल सके। इसीलिए सभी तरह का भ्रष्टाचार केवल इस तरह के नियम लगाने से ही गायब होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे वोट की भी पावर बढ़नी चाहिए। मेन चीज ये है कि पॉलिटिक्स इनके पिताजी की जागीर नहीं है, ऐसा इनको एहसास करवाना है। और उस गड्ढे में आप भी हो, ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। जिस दिन आपकी ऐसी तैसी होगी आप सड़कों पर उतरोगे, पर आपके साथ कोई नहीं होगा सड़कों पर उतरने वाला। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। ये देश आपका है, समस्याएं भी आपकी हैं। आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसीलिए इतनी ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बस आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बस मैं आपको याद ही दिला रहा हूँ क्योंकि आप उनका विरोध नहीं कर रहे। इतना तो अंतर जरूर है मुझ में और आप में। हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रभास राज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि चुनाव होते कैसे हैं और इन चुनाव में गड़बड़ियां कहां पर हो जाती हैं, जिनको अगर ठीक कर दिया जाए तो सच में देश की तरक्की होने लग जाएगी। इसी बात को हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम किसी देश में इसके लोगों की क्या भूमिका होती है उसे समझेंगे। डेमोक्रेसी क्या होती है, कितने तरह की होती है, हमारे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी अपनाई जाती है उसको समझेंगे। हमारे देश में सरकार किस तरह से काम करती है। आंखें बंद करके किसी भी अहरे गहरे को वोट दे देना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। इसको हम चुनाव कैसे होते हैं इस टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे कि सीएम पीएम प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं या इनका चुनाव होता कैसे है। किसी भी देश में सरकार बनने से पहले ही ये बिजनेसमैन लोग बीच में क्यों आ जाते हैं या पॉलिटिकल पार्टी इनसे हेल्प क्यों मांगती हैं या जीत जाने के बाद सरकार इन लोगों की हेल्प करती क्यों है। इसी बीच हम जानेंगे कि हर तरह के करप्शन देश में होते क्यों हैं और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि देश में चुनाव किस तरह से करवाया जाए जिससे हर तरह की समस्या दूर हो जाए। मेरा हर तरह से कहने का मतलब है वे समस्याएं जिनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, बट ये लोग करते नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि असल में चुनाव में गड़बड़ी ही हर तरह की गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण होती है। मतलब हम जो वोट डालते हैं वो तरीका ही गलत है। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो ऐसे चोर उचक्के नेता लोग राजनीति से एक झटके में ही बाहर हो जाएंगे। बस इसी बात को मैंने इस वीडियो में आसान और इफेक्टिव तरीके से बताने की कोशिश की है, जो आपने इससे पहले न तो कभी सुना होगा न देखा होगा। एज द PSR इज ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल दैट, जस्ट वेट एंड सी। यूनिक प्लेलिस्ट की यह मेरी तीसरी वीडियो है। इस प्लेलिस्ट की वीडियोज में आपको देश या समाज की हर उस समस्या का समाधान देखने को मिलेगा जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है या है तो ये लोग करना नहीं चाहते। फोर्थ नंबर मेरा सबसे फेवरेट नंबरों में से एक है, इसीलिए इस फोर्थ नंबर पे आने वाली वीडियो जो एजुकेशन पे होने वाली है, यह वीडियो इस प्लेलिस्ट की सबसे बेहतरीन वीडियो में गिनी जाएगी। वरना यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग बस समस्या ही गिनाते फिरते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देता। बट आई एम डिफरेंट। But before we get this video start, you should read this information. And you need to be a responsible citizen for whom the nation's pride is the most important thing. And what is more important thing that you should bear in mind, a bell to all political parties are corrupt and their only aim is to rob the money from the pocket of common man. Only then you shall eligible to watch this video of mine. If you are really devotee of ruling party, this video might be like the poison for you. Even though I have tried my the best not to blame any political party which are really responsible for getting worse and worse the condition of our nation. But what would I do? I can't help stop myself to expose this party, as I have been former devotee of this ruling party only for few early years, not more than that. Okay, leave it. Let us begin the show. किसी भी देश की तरक्की या उसका पतन उस देश के लोगों पर निर्भर करता है कि उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं, या वे लोग अपने देश और समाज को आगे ले जाने के लिए कितना सहयोग करते हैं। मतलब अपने देश की तरक्की के लिए ये लोग खुद से कितना योगदान करते हैं। लेकिन वहीं भारत जैसे देश में जहाँ न जाने कितनी धर्म की दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ इन चीजों से भी सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वहाँ के लोगों के लिए देश जरूरी है या उनका धर्म। अगर उन लोगों के लिए धर्म सबसे पहले है
तो उस देश का सत्यानाश होना तय है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग धर्म का चश्मा पहनकर उन लोगों को देश सौंप देंगे जिनके लिए धर्म बस एक चूरन की तरह है, जिसे ये लोग चटाकर बदले में वोट मांगते हैं। और जैसे ही ये लोग जीतकर सत्ता में आते हैं, ये लोग देश बेचने लगते हैं। तो सच में ऐसा ही होता है। लीव इट, इसको हम आगे देखेंगे। किसी भी देश के पास दो तरह की संपदाएं होती हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी प्राकृतिक संपदा और मानव संपदा। कुछ सिलेक्टिव लोग इन नेचुरल रिसोर्सेस का अपने हिसाब से यूज करके किसी देश को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या गलत इस्तेमाल करके उस देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब इन दोनों नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस के बीच की कड़ी जिस पर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसे ही गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कोई देश समय के साथ आगे बढ़ेगा या समय से पीछे जाएगा, इन दोनों ही बातों का कंप्लीट कंट्रोल उस देश की गवर्नमेंट के पास होता है। इसीलिए किसी देश की गवर्नमेंट को किसी विशेष वर्ग के फेवर में काम नहीं करना चाहिए, वरना देश अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए सरकार अगर सबने बनाई है तो सभी का भला होना चाहिए। किसी देश के कुछ लोग जो इलेक्शन जीतकर पॉलिटिशियन बनते हैं, यही पॉलिटिशियन उस देश में अपनी जैसी सरकार बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कैंडिडेट दो तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। और यहाँ अच्छे का मतलब है ईमानदार, समझदार और पढ़े लिखे लोग। अगर इस तरह के कैंडिडेट पॉलिटिशियन बनेंगे तो सच में उस देश में बहुत अच्छी सरकार बनेगी। अगर कैंडिडेट बुरे हैं, यानी चोर, डकैत, लुटेरे, हत्यारे, जालिम, बेईमान, ढोंगी, पाखंडी और नरभक्षी हैं, अगर ये कैंडिडेट पॉलिटिशियन बनते हैं तो उस देश में राक्षसों की सरकार बनेगी। इसीलिए अगर चुनाव में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है और इस तरह के बुरे कैंडिडेट पॉलिटिशियन बनते हैं तो उस सरकार के कार्यकाल में चोरी, डकैती, हत्याएं, लूटपाट होना कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसा ही देखने को मिलेगा क्योंकि उन जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को न्यूट्रल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन कितना साफ सुथरा है, इसको हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं कि इस बर्तन में कैंडिडेट हैं जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। लेकिन इस कैंडिडेट को इलेक्शन के थ्रू आगे बढ़ना है तो वही इलेक्शन कमीशन को एक फिल्टर की तरह होना चाहिए, जिससे जो कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुंचे वो अच्छा ही हो और बुरे कैंडिडेट इस फिल्टर में ही रुक जाएं। लेकिन होता जस्ट इसका अपोजिट है। बुरे लोग संसद में पहुंच जाते हैं, अच्छे लोग ऊपर ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश का वोटिंग सिस्टम एकदम वाहियात और थर्ड क्लास का है, जिसमें बस हमको वोट करना है, करो या ना करो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। जो जीतना होगा वो जीत ही जाएगा, जिसे सीएम या पीएम बनना होगा वो बन के ही रहेगा। आपके वोट डालने से कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। पहले इस शब्द को समझते हैं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक प्लस तंत्र, तंत्र में सिस्टम यानी लोगों का सिस्टम, जहाँ सारा सिस्टम लोगों के द्वारा ही कंट्रोल होता है। मतलब वो सभी देश लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं जहाँ उस देश को चलाने वाला सिस्टम या गवर्नमेंट को आम जनता वोट देकर चुने। अगर किसी देश में वहाँ की जनता वोट करके किसी गवर्नमेंट को नहीं चुन सकती तो उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ की सरकार उस देश की जनता की होती है, जनता के लिए काम करती है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिसमें डेफिनेशन तो काफी हद तक सही है। लेकिन वोट करने के बाद हमारे देश में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। जीत जाने के बाद ये गवर्नमेंट बिजनेसमैन लोगों की हो जाती है और उन्हीं के लिए काम करती है। और वहीं दूसरी ओर मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज समझता हूँ जो कमजोर वर्ग को आगे बढ़ने का ठीक वैसा ही मौका देती है जैसा पावरफुल लोगों को देती है। ये गांधी जी ने कहा था। भले ही आजादी के बाद ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन आज इसका एकदम उल्टा है। यहाँ कमजोरों का हक छीन के उल्टा अमीरों को दे दिया जाता है। वैसे तो डेमोक्रेसी बहुत तरह की होती है, लेकिन हम मेनली दो तरह की डेमोक्रेसी समझने वाले। पहली है डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी और दूसरी है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ये चार बेहतरीन विशेषताएं हैं: रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह। इसमें सरकार कोई भी बिल पास करवाती है तो उसको पहले जनता के सामने रखती है। अगर जनता मंजूरी देती है तो वह बिल पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर जनता इसके खिलाफ है तो यह नियम डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, यानी देश में लागू नहीं होगा। लेकिन प्लेबिसाइट में इसका जस्ट उल्टा है थोड़ा। इसमें बिल या कानून को जनता के सामने तो रखा जाता है, उनकी राय ली जाती है, लेकिन अगर जनता इसके खिलाफ है तो भी इस नियम या कानून को देश में लागू किया जा सकता है। यानी ये नियम लागू किया जाएगा या न किया जाएगा ये जनता के हाथ में न होकर सीधा सरकार के पास में होता है। इनिशिएटिव, प्रस्ताव या पहल। इसमें कानून या नियम जनता के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर वहाँ की ज्यादातर जनता इस नियम को सही मानती है तो इस नियम को बाद में पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। यानी इनिशिएटिव में जनता खुद से कोई नियम बना सकती है और उसको लागू करवा सकती है। रिकॉल प्योर डेमोक्रेसी की सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक है। इस नियम के जरिए हम उस नेता को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला सकते हैं जो वैसा काम नहीं करता जैसा काम करने के लिए उसने वोट मांगे थे। यानी कोई नेता अगर हमें पसंद नहीं है तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसकी जॉब से उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, राइट टू रिकॉल, यानी जनता को इस तरह के नेताओं को वापस बुलाने का अधिकार है, चाहे भले ही वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। अगर काम नहीं करेगा तो उसको इस पोस्ट पर रहने नहीं दिया जाएगा।
मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सच में जनता उस देश की सरकार को चलाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूरोप के कुछ देशों में अपनाई जाती है, जैसे स्विट्जरलैंड। कुछ देश इस डेमोक्रेसी को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उनका मानना होता है कि यह डेमोक्रेसी वहाँ इफेक्टिव होती है जहाँ की जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, प्लस उसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा ना हो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी जिसे हम वोट देकर वो सारी अथॉरिटी दे देते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगा या जैसा हम कहें वैसा काम करे। बट होता इसका उल्टा ही है, बस एक बार चुन लो, जो करना होगा वो खुद करेगा। लीव इट। यह भी दो तरह की होती है, नंबर 1 पार्लियामेंट्री एंड सेकंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रणाली, इसमें हम वोट देकर एमएलए या एमपी को चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में हम सीधा वोट प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ये सभी एमएलए एमपी बाद में सीएम पीएम और प्रेसिडेंट को चुनते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल में वहाँ का प्रेसिडेंट खुद एक पार्लियामेंट बनाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम वोट डालकर या तो उस देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन को चुन सकते हैं या वोट डालकर उस देश के सबसे छोटे पॉलिटिशियन को चुन सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी एक को ही चुन सकते हैं, दोनों को नहीं। अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म पाई जाती है, यानी हम एमएलए और एमपी को चूज करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल ये यूएसए में पाई जाती है, यानी अमेरिका के सभी लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं, वो वहाँ के एमएलए एमपी को नहीं चुनते। कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ ठीक रहती है जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, प्लस उस देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई जाती है। इतना वाहियात लॉजिक है ये। मतलब अगर उस देश के लोग ही पढ़े लिखे नहीं है तो वहाँ के नेता कैसे पढ़े लिखे होंगे। लेकिन इंडिया में तो जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं और जिनको कुछ नहीं आता वो देश संभाल रहे हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। मतलब जो कुछ भी होगा उल्टा सीधा ही होगा इसमें, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है, कोई चीज डायरेक्ट नहीं है। अगर डेमोक्रेसी समझ आ गई हो तो हम अपने देश की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मेनली 3 भागों में डिवाइड होकर काम करती है, लॉ मेकिंग बॉडी, जुडिशरी एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कानून बनाने वाले, न्याय दिलाने वाले और जो कानून बनाए जाते हैं उनको देश भर में लागू करवाने वाले। इन तीनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, ये तीनों ही बराबर होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट 2 भागों में डिवाइड होकर काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेटिव कहलाती है, पार्लियामेंट यानी संसद बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी जो नियम बने हैं उनको देश भर में लागू करवाना। थर्ड जुडिशरी यानी न्यायपालिका, यानी न्याय दिलवाना। और यही तीनों सेम स्टेट गवर्नमेंट में काम करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 एमपी होते हैं, जबकि राज्यसभा में 238 एमपी होते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संसद, संसद का मतलब लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले। स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेटिव के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा के 403 मेंबर होते हैं, जबकि विधान परिषद के 100 मेंबर्स होते हैं। विधानसभा के मेंबर एमएलए कहलाते, जबकि विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ 403 और 100 यूपी की विधान परिषद और विधानसभा को दर्शा रहे हैं। और वहीं ये सभी जो मेंबर हैं मैंने उनको काउंट किया है जिनकी डायरेक्ट वोटिंग होती है, जो राष्ट्रपति या गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होती है, मैंने उनको यहाँ काउंट नहीं किया है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के ऊपर 1 लोकसभा सीट होनी चाहिए। यह 543 1976 की पॉपुलेशन के हिसाब से है, यानी 1976 में देश की पॉपुलेशन करीब 54 करोड़ थी, इसलिए उस समय के हिसाब से 543 सीट फिक्स की गई थी। इसमें 5 सीट पीओके के कारण खाली रखी जाती हैं कि जैसे ही पीओके हमारा होगा तब वहाँ इन 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होगा, इसलिए ये 5 सीटें हमेशा खाली रखी जाती हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, सभी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ सभी मिनिस्टर्स का मतलब है जिनके नाम के पीछे मंत्री वर्ड ऐड होता है, जैसे प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सभी कार्यपालिका के अंडर आते हैं। ऐसे ही स्टेट में सभी मिनिस्टर का मतलब वही हुआ जैसे उस राज्य का मुख्यमंत्री और उसके सभी कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पीछे मंत्री शब्द होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है ये देश भर में या राज्य भर में जो भी नियम होते हैं उनको लागू करवाना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जुडिशरी होता है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट में जुडिशरी होता है हाई कोर्ट। भारत सरकार मेनली 3 तरह से काम करती है और इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ में आ गया हो तो अब देखते हैं इलेक्शन इन इंडिया। चुनाव मेनली 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 एंड लोकल। लोकल में 2 तरह के होते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव एंड नगर पालिका चुनाव। नगर पालिका यानी म्यूनिसिपालिटी। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम सांसद यानी एमपी को वोट डालते हैं। पूरे देश भर में 543 एमपी की सीट्स हैं जिन पर चुनाव होता है। वहीं हम विधानसभा में एमएलए को वोट डालते हैं, एमएलए का मतलब विधायक, जैसे यूपी में 403 एमएलए की सीट्स हैं। और वहीं लोकल में हम ग्राम पंचायत लेवल पर हम प्रधान को और नगर पालिका में हम काउंसलर को वोट देते हैं। इस लोकल का मतलब है या तो जनता, देश की जनता गाँव में रहती है या शहरों में। जहाँ लोग गाँव में रहते हैं वो लोग प्रधान को चुनते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वो काउंसलर यानी पार्षद को चुनते हैं। कोई एक लोग इन दोनों को नहीं चुन सकता।
जीत जाने के बाद इन लोकसभा के 543 एमपी में से ही कोई एक पीएम बनता है, और वैसे ही जीत जाने के बाद इन 403 में से कोई एक सीएम बनता है। यानी हम डायरेक्टली न तो पीएम को वोट डाल सकते हैं न सीएम को वोट डाल सकते हैं। यानी जो केवल ग्रीन मार्क से दे रखे हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, इनके अलावा किसी को हम वोट नहीं डाल सकते। वहीं ग्राम पंचायत की बात, एक ग्राम समिति होती है। इस पंचायत समिति के मेंबर्स प्रधान, बीडीओ और ऐसे ही कुछ मेंबर्स होते हैं, और यही सब मेंबर्स मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख को वोट डालते हैं या उसको चुनते हैं। पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर्स ब्लॉक प्रमुख और उस एरिया के एमएलए और एमपी होते हैं, और जिला परिषद का हेड कोई आईएएस ऑफिसर होता है। इसको वोट डालकर अपॉइंट नहीं किया जाता, इसके लिए वोट नहीं डाला जाता। और वहीं नगर पालिका में सभी पार्षद मिलकर एक मेयर को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पार्षद यानी काउंसलर का मतलब है किसी बड़े शहर को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों या वार्ड में डिवाइड करना। तो इन वार्ड का जो हेड होगा उसी को काउंसलर बोलते हैं। यानी उस शहर की जनता इन सभी वार्ड्स में खड़े हुए कैंडिडेट को ही वोट कर सकती है, जिसे काउंसलर बोला जाता है। और ये सब काउंसलर उस शहर के किसी एक मेन आदमी को चुनते हैं, जिसको मेयर बोलते हैं। यानी केवल काउंसलर ही एक मेयर को वोट कर सकता है, आम जनता नहीं। किसी शहर को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जैसे नगर परिषद, जिसको सिटी काउंसिलिंग बोलते हैं, नगर पालिका और नगर निगम। वैसा शहर जो गांव से थोड़ा बड़ा होकर शहर में या कस्बे में कन्वर्ट हो जाता है उसको नगर परिषद बोलते हैं। इसकी पॉपुलेशन मेनली 11,000 से 25,000 के बीच होती है। और वहीं दूसरी ओर नगर पालिका, जिसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, इसकी पॉपुलेशन 20,000 से 5 लाख के बीच होती है। और वहीं बहुत बड़े शहर, जिसको नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, उसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर होती है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन तो है, पर रफली इस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। यानी किसी शहर को कैसे नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम बोला जाएगा, वो उस शहर की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से होते हैं इलेक्शंस। और मेनली जो ग्रीन लेटर हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का सबसे मेन रीजन होता है। अभी हमने जो देखा वो इस तरह से था। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये 2 लोग इस इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी सभी गांव के लोग, सभी शहरों के लोग ये वोट डालते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन स्टेट लेवल पर हो रहा है, यानी राज्य में सरकार बनानी है, तो ये सभी लोग उस राज्य के एमएलए को वोट करेंगे। मैं यूपी की बता के चल रहा हूँ, यूपी में एमएलए की 403 सीट हैं। इस तरह से इलेक्शन कमीशन का यहाँ काम खत्म हो जाता है। और इन्हीं 403 एमएलए में से कोई एक सीएम बनेगा, और वो एमएलए तभी सीएम बनेगा जिस एमएलए के पास 202 विधायक होंगे। अगर मान लीजिए चुनाव देश में हो रहा है तो ये सभी लोग अपने राज्य के एमपी को वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यूपी में एमपी की 80 सीटें हैं, हम वोट केवल लोकसभा को करते हैं, ना कि राज्यसभा को। और पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। अब इन 543 में से पीएम वही बनेगा जिसके पास 272 एमपी होंगे। यानी कोई भी एमएलए या एमपी अपने दम पर सीएम या पीएम नहीं बन सकता। अगर उसके पास 202 एमएलए होंगे तो वो सीएम बन जाएगा, अगर उसके पास 272 एमपी होंगे तो वह पीएम बन जाएगा। कितना वाहियात लॉजिक है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रीजन होता है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम यहाँ खत्म होता है। मेन बात समझने की यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास केवल एमएलए और एमपी को चुनने तक का ही अधिकार होता है। इसके बाद कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता। अगर मान लीजिए देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है तो सभी 543 एमपी और 4020 एमएलए प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। इन सभी 543 एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी, जबकि इस 4000 एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। किसी एक राज्य के सभी एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो सेम होती है, जबकि 2 डिफरेंट राज्य के एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। यानी जो जितना बड़ा राज्य होगा उसके एमएलए की वोट डालने की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ये अलग एक फॉर्मूले से निकाली जाती है जो आपको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इस तरह से देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जिस तरह लोकसभा के सभी एमपीज को डायरेक्ट वोट डाल के चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के जितने भी एमपी हैं उन सभी को एमएलए चुनते हैं। जिन एमएलए एमपी को हम वोट डाल के चुनते हैं उनका कार्यकाल केवल 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी होते हैं जिनको एमएलए चुनते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी हर 2 साल बाद इनमें से 33% एमपी रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी ये सभी 238 एमपी एक साथ रिटायर्ड नहीं होंगे, इनमें से हर 2 साल बाद 33% रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा वाला। इस तरह ये राज्यसभा एक परमानेंट सदन होता है। दूसरी ओर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है जो केवल 7 राज्यों में ही है, जैसे यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं तो उनमें से 38 यूपी के एमएलए चुनेंगे, 36 लोकल बॉडीज यानी जो लोकल इलेक्शन हुए थे वो लोग चुनेंगे, और 10 एमएलसी यूपी का गवर्नर, 10 यूपी के सभी गवर्नमेंट टीचर और 8 यूपी के सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट चुनते हैं। इस तरह से एमएलसी के 100 सीटों पर चुनाव होता है। यानी एमएलसी और एमपी राज्यसभा को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, और राज्य में इनका कार्यकाल भी 6 साल होता है। पर मेन चीज समझने वाली बात यह है
हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सबसे बड़ी गलती यही है कि हम केवल एमएलए या एमपी को ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन इनको ही ढक दिया जाता है। यानी ऐसा दिखाया जाता है कि आप एमएलए एमपी को वोट नहीं करते, सीधा पीएम या सीएम को वोट करते हैं। इसलिए बार बार हमको या तो पीएम का चेहरा या सीएम का चेहरा दिखाया जाता है। यानी आप कोई एक विशेष पार्टी को वोट करते हैं, उसका झंडा दिखाते हैं, उनका पार्टी का साइन दिखाते हैं कि आप इसको वोट करिए। होता क्या है कि अब ये लोग कोई चोर उचक्का यहाँ बिठा देते हैं। यानी आप डायरेक्टली वोट तो यही कर रहे हो, लेकिन दिखाया ऐसा जाता है कि आप इस जगह पे वोट करने वाले हो। इसी चक्कर में यहाँ के जितने भी बेईमान प्यारे और लुटेरे लोग हैं वो संसद में पहुंच जाते हैं। ऐसा करने कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। क्यों वो उन पार्टियों पर फाइन नहीं करता जो ऐसा दिखाती हैं कि आप हमारे सीएम या पीएम को वोट करिए? क्यों प्रचार होता है केवल इन्हीं दो लोगों के लिए होता है? यहाँ के लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसा होने देता है? ये तो पहला रीजन हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि सीएम पीएम बनने के लिए ये आंकड़ा टच करना होता है। यानी यूपी के इन 403 एमएलए में से कोई सीएम बनना चाहता है तो उसको अपने साथ 202 एमएलए इकट्ठे करने होंगे। अगर उसके पास 202 एमएलए नहीं है तो वो सीएम नहीं बन सकता। दूसरी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ यही है। यानी किसी एक पार्टी को या एमएलए को 202 एमएलए खरीदने होंगे कैसे भी करके, तभी वो सीएम बन सकता है। मेन चीज होता क्या है, पहले तो हमें इन्हीं का चेहरा दिखाया जाता है कि इनको सीएम पीएम बनाने के लिए इनमें से एमएलए एमपी को खरीदा जाता है। प्लस हमें ऐसा दिखाया जाता है कि आप इनको वोट नहीं कर रहे, आप सीधा हमारी पार्टी को वोट करिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये दो सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो हर तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। और मेन चीज है, लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि हमें केवल अपने एमपी को या एमएलए को वोट करना है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया ऐसा जाता है कि अगर आप वोट डाल के आ गए तो आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने इस आदमी को या इस पार्टी को या इस मेंबर को वोट दिया है। जब ये लोग वोट मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं वोट दिखा सकते कि मैंने इसको वोट दिया या इसको वोट दिया? सच में ये दो तरह के नियम इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी भूल है जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसको सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी काम है, वरना आपको चोर उचक्के लफंगे बेईमान धोखेबाज ऐसे ही लोग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया यहाँ जाता है कि इस जगह वोट डालिए, लेकिन ये यहाँ से निकल जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए शादी से पहले किसी और की तस्वीर दिखाकर किसी और से शादी करवा दी जाए तो क्या हुआ? शादी जायज है? ऐसा यहाँ होता है। चेहरा इनका दिखाया जाता है, इस जगह से ये चोर बेईमान पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, तो हमारे वोट की कोई वैल्यू रही? इसको बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता कैसे? हमने एमएलए एमपी को वोट दिया, अब ये अपना सीएम पीएम चुनने को तैयार हैं। यानी अब इन एमएलए एमपी की बहुत ज्यादा पावर हो गई। यानी इनको खरीद कर ही कोई सीएम पीएम बन सकता है। इनकी अब वैल्यू हो गई, ये बिकेंगे तभी कोई सीएम पीएम बन पाएगा। पहले इनको समझिए, 5 साल में ये लोग नेता क्या करते हैं और 5 मिनट में हम एक छोटा सा वोट देकर क्या कर लेते हैं। ये लोग वो सब काम कर सकते हैं जो इनको इन 5 साल में करना है। ये कोई भी नियम बहुत आसानी से बदल सकते हैं जो इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता हो। किसी भी नियम कानून की इतनी हिम्मत नहीं कि इनको गलत काम करने से रोक सके। चुनाव जीतने के बाद ये लोग देश के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। इसीलिए अब आप होते कौन हो जो इनकी पॉलिसीज को रोक सकते हो या उनमें टांग अड़ा सकते हो? अच्छा होगा कि आप अपने समय का इंतजार करिए और तब तक अपना मुंह बंद करके रखिए। यानी जब तक इनका 5 साल पूरा नहीं हो जाता, ये लोग वोट मांगने नहीं आते, तब तक आप इनको कुछ बोल नहीं सकते। और वहीं 5 मिनट आप अपना एक कमजोर सा वोट देकर किसी भी पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते। जिनको आपने वोट देकर चुना, आप इनको 5 साल से पहले वापस नहीं बुला सकते। आप ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते जो आपके लिए फायदेमंद हो या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आप इनको वोट डालने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। इन लोगों को आपका वोट केवल दिखावे के लिए चाहिए कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, वरना इनके पास बहुत सारा पैसा है। ये लोग वो हर चीज खरीद सकते हैं जो एक सीएम या पीएम बनने के लिए जरूरी होता है। आप सभी वोटर्स का वोट खरीदना इन लोगों को किसी विनिंग कैंडिडेट को खरीदने से थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए ये सीधा विनिंग कैंडिडेट यानी जो एमएलए एमपी जीतता है उसी को खरीद लेते हैं। मैं इसको किस हिसाब से कह रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन करीब 20 करोड़ है, जिसमें से करीब 10 करोड़ ही हैं जो वोट डाल सकते हैं। यानी 50% अगर इनको वोट मिले तो आराम से ये जीत सकते हैं। यानी अगर इनको 5 करोड़ लोगों को 1000 रुपया देना हो तो 50,000 करोड़ देकर ये आराम से एक सीएम बन सकते हैं। लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि 1000 रुपये लेकर कोई इनको वोट देगा। इसीलिए ये लोग करते क्या है, इनको एक सीएम बनने के लिए चाहिए 202 विधायक। अगर इन्हीं को 100 करोड़ रुपया देकर खरीदा जाए तो केवल 20,000 करोड़ में ही यूपी में एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। इसीलिए हर जगह पे एमएलए एमपी की कीमत यही है, 100 करोड़ रुपया। देखा भी होगा कि कोई अपना एमएलए एमपी लेके भागता रहता है। ये 202 और 272 बहुत बकवास आंकड़ा है जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मेन रीजन है, क्योंकि आप सीएम पीएम तभी बनोगे जब आपके पास 50% एमएलए एमपी होंगे। इसीलिए जब ये 202 या 272 सीट नहीं मिलती
तो ये दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं और अपने एमएलए या एमपी ऐड कर लेती हैं और गवर्नर के पास जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसी को गठबंधन बोला जाता है। जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन और हेल्थ देश को सुधारने के लिए होती है, वो निहायत ही बेवकूफ हैं। ये पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ है जो आज इस देश में अपनाया जाता है। ये बात आप जिस दिन समझ जाओगे, आप इन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे। वो जमाने गए जब भलाई होती थी। जब तक इलेक्शन महंगा रहेगा, आपका घंटा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न भी चाहिए। रिटर्न कितना, जितना है उसने इन्वेस्ट किया उसका कम से कम डबल या ट्रिपल। ये लोग जो भी एमएलए एमपी की किसी पार्टी से टिकट लेता है, उसको 5 करोड़ रुपए तो कम से कम देना ही पड़ता है। और हो सकता है उस साल वो जीता ना हो, अगली बार फिर से उसको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, प्लस पिछली साल का 5 करोड़, तो 10 करोड़ हो गया। तो यानी उसको अगली बार जीत के कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए कमाने होंगे, तब वो प्रॉफिट में रहेगा। और 10 से 20 करोड़ केवल सैलरी से तो नहीं कमाया जा सकता। इनकी सैलरी पता है आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है। इन लोगों ने जो 5-10 करोड़ रुपए फूके हैं इस इलेक्शन में, अगर उसका एफडी भी करवा दें तो भी ये ब्याज में 2-4 लाख से ऊपर कमा लेंगे। यानी ये सैलरी के लिए वहां नहीं जाते, केवल भ्रष्टाचार करना है और तिजोरी भरनी है, उस मकसद से जाते हैं। जो भी आज के चुनाव जीतने के नियम हैं, अगर वैसे ही रहे तो देश का भला जिंदगी में नहीं हो सकता। अब 2-4 साल की तो बात छोड़ के रख दो। जब तक ये 2 वाहियात नियम हैं, एमएलए एमपी को वोट देना, फिर ये जाके अपना सीएम पीएम चुनना, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको बदलने का केवल एक ही नियम है जो आगे समझने वाले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार होता कैसे है, आप थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। एक होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी का मतलब होता है घनिष्ठ या दोस्त, ऐसा दोस्त जो पैसा दे इसको, इन पॉलिटिशियन को। क्योंकि कोई सरकार बनाने के लिए कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इनके पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं है कि वो खरीद सकें, इसलिए कोई बड़ा उद्योगपति इनको ये पैसा फंड करता है अपनी सरकार बनाने के लिए, ताकि जैसे इनकी सरकार बने, जो इन्होंने दिया उसका कम से कम 10 गुना ये लोग रिटर्न करें। इसका उदाहरण अभी मैं आपको देने वाला हूँ। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक पॉलिटिशियन वहाँ के नेता प्लस मीडिया को कवर किए हुए रखता है, यानी इन दोनों को खरीद लेता है। इसने इन दोनों को खरीद लिया तो पूरा देश इसकी मुट्ठी में है। इसको अपना बिजनेस चलाने के लिए जैसे नियम चाहिए वैसे ही ये बनवा सकता है। कहाँ से? यहाँ और यहाँ से। पता है देश का बेड़ा गर्क तो तभी हो गया था जब न्यूज में इस तरह के ऐड आ रहे थे, आई एम सो सॉरी, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि कोई एक पॉलिटिशियन आपके लिए भगवान है और आप आंख मूंद कर इसके पीछे पड़ गए। इसका नतीजा ये है जो अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मीडिया ही एक उनका सबसे सच्चा दोस्त है, जो ये लोग बताएंगे वो हमेशा सच होगा। बस इसी बीच में कुछ हरामखोर नेता लोग देश को बेच रहे हैं। कोई भी पार्टी बनाने के लिए कोई बिजनेसमैन इस पार्टी को फंड करता है और इसकी सरकार बन जाती है। फिर ये पार्टी इसके लिए नियम कानून बनाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक आदमी है जिसको किसी दूसरे आदमी को मरवाना है, तो ये एक शूटर को हायर करेगा, उसको केवल 2 लाख रुपया देगा और इसका काम तमाम करवा देगा। तो क्या आप समझ सकते हो इसकी जो जिंदगी की जो वैल्यू थी केवल 2 लाख रुपए थी। क्या 2 लाख रुपए में ऐसा कोई इंसान दोबारा बन सकता है? लेकिन इसने केवल अपने फायदे के लिए 2 लाख रुपए में उसको मार दिया। ऐसा ही होता है देश का बेड़ा गर्क। इन्होंने 1000-2000 या 20,000 करोड़ इनको फंड कर दिए, तो इस पार्टी से या नियम बनाकर ये जब तक 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपए नहीं ले लेंगे तब तक इनको फायदा नहीं होगा। पर ये केवल इस 2-3 हजार करोड़ रुपए में ही खुश हो गए क्योंकि इनकी सरकार बन गई। भले ही ये लोग बाद में कितना भी देश से पैसा निगल लें, चूस लें, इनको कोई मतलब नहीं है। यही आज हो रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि देश के कुछ 2-4 अरबपति ही इन पिछले 8-10 सालों में बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं। ये केवल इसी चक्कर में हो रहा है। इन्होंने किसी पार्टी को फंड किया, बाद में इस पार्टी ने इनके लिए कानून बनाया। भले ही देश का बेड़ा गर्क हो, देश की जनता नीचे जाए, कुछ भी हो, इनको मतलब नहीं है। इनको कानून केवल इनके लिए बना के देने हैं। ये बात आप जब भी समझ जाओगे देश ऊपर उठने लगेगा। और वैसे किसी भी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन की औकात नहीं कि वो देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सके, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए जब तक इलेक्शन इस तरह से हो रहे हैं, यानी चुनाव महंगे हो रहे हैं, देश की ऐसी तैसी होने से कोई बचा नहीं सकता। ये लिख के ले लो मेरे से। और ऐसी तैसी होती रहेगी जब तक इस तरह के नियम हैं, इस तरह के नेता आते रहेंगे, ऐसी तैसी करते रहेंगे, ऐसी तैसी होती रहेगी। इसीलिए जब तक चुनाव आयोग अपने नियम में बदलाव नहीं करता, इस तरह के लुच्चे लफंगे ढोंगी टाइप के लोग देश में आते रहेंगे, देश को खोखला करते रहेंगे। इसको बदलने का केवल एक ही नियम है। हम एमएलए एमपी को तो वोट देते ही हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि हम अपने सीएम और पीएम को भी वोट करें। यानी हम इनकी वैल्यू 0 करना चाहते हैं कि कोई इनको खरीद ना सके। भ्रष्टाचार 100% यहाँ गायब हो गया। बस हमें करना क्या है, हम एमएलए एमपी को तो वोट करते ही हैं,
हम साथ में ही अपने सीएम और पीएम कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं। इनको किसी को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही इनका अधिकार खत्म, यानी अब ये एमएलए एमपी उस प्लास्टिक की तरह हो जाएंगे जो रोडों पे बिखरी हुई पड़ी है। लेकिन हम एक वोट डालने से खुश नहीं हैं, हमें 4 वोट डालने हैं। एक हम किसी से एग्री हैं, एक हम नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। जैसे लेवल 1 में देखिए, अगर हमें एमएलए एमपी को वोट देना है तो हम किसी एक एमएलए को तो वोट देंगे कि हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। लेकिन उनमें से कोई एक एमएलए एमपी ऐसा है जिसे हम वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि वो कितना हरामखोर टाइप का है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें किसी सीएम और पीएम को वोट डालना है तो हमको लगता है कि ये सीएम ठीक है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक जो सीएम कैंडिडेट है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो हम उसके खिलाफ वोट डालना चाहेंगे। जैसे ही ये 2 नियम बनते हैं, देश की तकदीर पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। लिख के रख लो। कैसे, अभी तो आगे समझिए। ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, या तो सीएम के लिए या पीएम के लिए, तो उसके लिए तो जो सीएम के लिए चुनाव हो रहा है उसके लिए जो मशीन होगी उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। एक तो सीरियल नंबर होगा, दूसरा जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसका नाम होगा प्लस फोटो होगा। हमें उसके चुनाव चिन्ह या पार्टी के झंडे से कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी और उसको यहाँ डिनाई कर रहे हैं, हम नहीं चाहते। हम केवल उसकी तस्वीर और नाम से परिचित हों। प्लस दूसरे स्टेप में होगा कि हम उसको वोट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऐसे ही दूसरी ओर उस एमएलए या एमपी के उसका नाम होगा, फोटो होगा, उसको वोट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसको इस तरह समझिए, कोई वोटर गया, उसको किसी सीएम या पीएम के लिए वोट करना है, तो उसने मिस्टर एक्स को वोट दे दिया, यानी उसको लगता है मिस्टर एक्स पीएम या सीएम बनना चाहिए। लेकिन उसको लगता है कि मिस्टर जेड बहुत ही हरामखोर टाइप का इंसान है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो उससे डिसएग्री हो सकता है, यानी उससे सहमत नहीं है कि आगे जाए। ऐसे ही वह इंसान एमएलए एमपी को वोट देगा, उसको लगता है मिस्टर जेड ठीक है तो उसको वोट दे दिया, लेकिन उसको लगता है मिस्टर बी ठीक इंसान नहीं है तो उसने उसको वोट नहीं दिया। ये ऐसे चलता रहेगा। कोई दूसरा वोटर आया, उसने मिस्टर जेड को वोट दिया, लेकिन सीएम पीएम कैंडिडेट के लिए उसने मिस्टर वाई को वोट नहीं दिया। ऐसे ही एमएलए एमपी के लिए उसने ए को वोट दे दिया, लेकिन सी को वोट नहीं दिया, यानी सी से वो सहमत नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कोई तीसरा वोटर आया जो जिसे लगता है कि मैं जयंत चौधरी को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर वाई को वोट नहीं देना चाहता। ऐसे ही मिस्टर बी को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर डी को वोट नहीं देना चाहता। तो ऐसे ही सभी वोटर्स इस तरह से वोट डालते रहेंगे जो उनको लगता है कि इनमें से ये एमएलए एमपी आगे बढ़ना चाहिए, ये एमएलए एमपी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे ही सारे इलेक्शन खत्म होते हैं तो इनकी काउंटिंग होगी। तो मान लीजिए सीएम पीएम की काउंटिंग हुई, तो उसमें सभी वोटर्स द्वारा मिस्टर एक्स को मिले 137 वोट, मिस्टर वाई को मिले 187 वोट, और मिस्टर जेड को मिले 407 वोट, और जयंत चौधरी को मिले 388 वोट। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड से कितने लोग नापसंद हैं, यानी इतने लोग नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़ें। तो विनिंग वोट निकालने के लिए जितने उनको वोट मिले और जितने उनको वोट नहीं मिले उनका माइनस करके, तो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो सीएम या पीएम बन जाएगा। जैसे यहाँ जयंत चौधरी, जिनको ओवरऑल 376 वोट मिले, तो वो सीएम या पीएम बन गए। मैंने यहाँ जयंत चौधरी को इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि मैं यूपी में अखिलेश यादव और मायावती के अलावा किसी और नेता को बहुत बेहतरीन मानता हूँ, तो वो एक जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी भी बहुत ही बेहतरीन नेताओं में से एक हैं। अगर आप अलीगढ़ या मथुरा से बिलोंग करते हैं तो ये बात आपको पता भी होगी कि उनकी इस एरिया में कितनी हाइप है। वास्तव में कुछ चीज़ तो है वो। वहीं दूसरी ओर एमएलए एमपी के लिए ऐसे ही है। उनका एक्चुअल वोट परसेंटेज निकाला तो वहाँ पाया कि मिस्टर डी जो सबसे ज़्यादा वोट पा रहे हैं, यानी मिस्टर डी उस एरिया के एमएलए एमपी बन जाएंगे। लेकिन एमएलए एमपी बनने के बाद एक कंडीशन और ऐड होगी। जितने भी वोटर थे उन्होंने एक्चुअल में जितने यस वोट दिए, मान लीजिए इन सभी का एडिशन 158 है, तो इनका परसेंटेज निकाला जाएगा। जो भी 10% से कम वोट लेके आएगा उसकी ऐसी तैसी होगी। वो क्या होगी उसको हम आगे समझेंगे। यानी एमएलए एमपी में ये तो जीत चुके हैं, लेकिन ये 10% से कम वोट लेके आए हैं, इनकी खैर नहीं। ये केवल एमएलए एमपी के लिए ही होगा। ये किस लिए होगा हम इसको आगे समझने वाले हैं। लेकिन कोई भी एमएलए एमपी कैसे सिलेक्ट होगा उसकी कुछ शर्तें होंगी। सीएम पीएम कैंडिडेट के लिए चुनाव आयोग द्वारा फर्स्ट राउंड में केवल 10 से 20 लोग ही सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी वो 10 से कम ना हो, 20 से ज्यादा ना हो। और इन 10 या 20 लोगों में से मैक्सिमम 4 जो होंगे कैंडिडेट, उनको एक्चुअल वोटिंग के लिए काउंट किया जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था ABCD और जयंत चौधरी। और फिलहाल में ये सब कैसे होता है उसको बताने वाला नहीं हूँ, इट इज टॉप सीक्रेट, आई वाज जस्ट जोकिंग। और जो भी सीएम या पीएम सबसे ज्यादा ओवरऑल वोट लेके आएगा वो बिना किसी एमएलए एमपी सपोर्ट से सीएम या पीएम बनने का हकदार होगा। यानी इस बार उसको किसी भी एमएलए एमपी को खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसको सबसे ज्यादा विनिंग वोट मिलेंगे वो तुरंत सीएम या पीएम बन जाएगा। कोई भी हारा हुआ पीएम सीएम कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट का हकदार नहीं होगा। उस एरिया का कोई भी इंसान एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि उसे जो यस वोट थे उसका 10% से ऊपर लेके आना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको 2 साल की तो सजा होगी, प्लस उसके बाद पर्सनली जितनी प्रॉपर्टी है उसका 10% प्लस 1 लाख रुपया उसको फाइन देना होगा। ये नियम इसलिए है ताकि एक लिमिट में ही उस एरिया में एमएलए एमपी खड़े हों। अगर ऐसा नियम नहीं लगाते तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही एमएलए एमपी के लिए खड़ा हो जाएगा। ये सोचने वाली बात थी।
इसलिए ऐसा नियम बनाना जरूरी है ताकि जो खड़ा हो वो उसके दिमाग में पहले यही आए कि क्या वो 10% वोट लेके आ भी सकता है या नहीं भी। अगर वो 10% वोट नहीं लेके आ रहा तो वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हर किसी को डर है 2 साल की सजा का प्लस इतने फाइन देने का। ऐसे इसमें ये शर्त है कि कोई भी एमएलए एमपी चाहे कितने ही वोट ले आए वो सीएम या पीएम तो कभी नहीं बन सकता उस समय में। जैसे यहाँ कोई भी हारा हुआ सीएम पीएम कैंडिडेट एमएलए एमपी नहीं बन सकता था, क्योंकि ये दोनों ही अलग लिस्ट में है। ये अलग है, ये अलग है। हमने इसको अलग वोट दिया, इसको अलग वोट दिया। सेकंड बात ये है कि कोई भी एमएलए एमपी एक से ज्यादा जगह से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। आज के दौर में क्या होता है कि कोई एमएलए यहाँ से भी चुनाव लड़ लिया, वहां से भी लड़ लिया, क्योंकि उसको सीएम बनना है। अगर यहाँ से हार गया तो वहां से जीत जाए, तो होता क्या है कि उसको बाद में एक जगह छोड़नी पड़ती है, दोबारा से यहाँ चुनाव होता है। इसलिए फालतू का ड्रामा ऐसे नहीं होने चाहिए। इसलिए केवल लड़ेगा तो एक से ही लड़ेगा, एक से ज्यादा से चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और जो पीएम या सीएम होगा वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो सीएम यूपी का है तो वो पूरी यूपी से खड़ा होगा, ना कि यूपी के किसी एक जिला या शहर या जगह से। ऐसे ही अगर कोई पीएम खड़ा हो रहा है तो पूरे देश से खड़ा होगा। इसीलिए मैंने उसको राउंड फर्स्ट में रखा है, यानी उसको जो वोट देगा वो पूरा एक ग्रुप देगा, या तो पूरा स्टेट देगा या पूरा कंट्री देगा। लेकिन एमएलए एमपी के लिए वही जो प्रेजेंट में चल रही है सीटें उसी टाइप से, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं बता रखा हूँ। जो परसेंटेज भाई सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वो सबसे पहले जो मंत्री पद होगा उसको लेने का हकदार होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास करता है तो वो अपना मनपसंद कॉलेज चुनने का हकदार होता है। मान लीजिए इस तरह से एक बार चुनाव हो गया, अगर जब दूसरी तरह से इसी तरह से चुनाव होगा तो उसकी अलग कंडीशन है। जैसे हर कोई एमएलए एमपी दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई जीता हुआ सीएम पीएम दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको ये वाली स्टेज पार करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली सेकंड वाली टॉप 4 में आ जाएगा। यानी सेकंड बार में इलेक्शन कमीशन को केवल यहाँ 3 लोग ही चूज करने हैं। 4th नंबर का ये इस पिछली बार का जीता हुआ सीएम या पीएम कैंडिडेट होगा। लेकिन उसकी भी भाई कोई शर्तें होंगी कि उसने जितने भी पिछली बार वोट हासिल किए थे उसका डबल तो लेके आने हैं, या मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट, यानी जितने भी वोट पड़े हैं उसका 50% वो लेके आएगा, तभी वो सीएम या पीएम बनेगा। ये डबल या 50% इसलिए क्योंकि हमने आपको 5 साल वोट दिए, आपने 5 साल में कितनी ग्रोथ दिखाई जिससे वोटर आपको वोट दें या डबल दें। अगर वो वोटर पिछली बार की तरह ही ऐसे ही हैं तो आपको क्यों रखा जाए, फिर तो किसी और दूसरे को मौका देना चाहिए। या तो आधी जनता आपके फेवर में हो, यानी 50% वोटर चाहते हैं कि दोबारा आप सीएम या पीएम बने, या फिर पिछली बार जितने भी आप वोट लेके आए थे, मान लीजिए 10% लेके आए थे, इस बार 20% लेके आनी है। मेन चीज ये है कि आप इस बार सीएम पीएम तभी बनोगे या इन दोनों में से कोई एक बात कंप्लीट कर लोगे। अगर किसी वजह से आप ये काम नहीं कर पाते हो तो जो भी पिछली साल आपको सैलरी दी थी उसका आधा वापस कर लिया जाएगा, प्लस अगले 5 साल के लिए आपको कोई भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, और पेंशन के नाम पर आपको केवल 6,000 रुपए हर महीने ही दिए जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। या तो आप जीत गए तो तुरंत घर बैठ जाइए, तभी आपको पूरी पेंशन मिलेगी, वरना इस बार जीतने के लिए आपको पिछली बार का डबल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो पिछली बार जो आपने सैलरी पाई वो आपको वापस देनी पड़ेगी भाई। सैलरी ऑफ विनिंग कैंडिडेट, यानी जो लोग जीत जाएंगे उनकी सैलरी क्या होगी इस बार। पीएम के लिए 50 करोड़ पर ईयर, सीएम के लिए 10 करोड़ पर ईयर, एमपी के लिए 2 करोड़ पर ईयर और एमएलए के लिए 1 करोड़ पर ईयर। तो मुझे अब भी लगता है ये कम है, क्योंकि आज जो सैलरी दी जाती है वो 1.5 लाख 2 लाख या 4 लाख के अराउंड है, जिससे कुछ घंटा उनका फर्क पड़ने वाला होता नहीं। और वहीं मेरा मानना है कि जितने भी आज देश में एमएलए एमपी हैं उसके आधे से भी आधे एमएलए एमपी कर दिए जाएं, तब भी देश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाया जा सकता है। यानी हम देश या राज्य लेवल पर कोई भी पीएम सीएम या प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं चाहते, केवल हम सीईओ अपॉइंट करना चाहते हैं जिनकी सैलरी इतनी है। और रियल में एक नॉर्मल सी कोई कंपनी है उनकी सीईओ की सैलरी इतनी होती है, लेकिन वहीं देखा जाए इतने बड़े देश को चलाने वाले या राज्य को चलाने वाले की सैलरी केवल 2-4 लाख रुपए ही है। तो क्यों ना करें ये भ्रष्टाचार। ये कुछ इस तरह से ही है जैसे किसी चौकीदार को जिम्मा दे दिया जाए कि वो हजारों करोड़ रुपए संभाले, तो क्यों नहीं उसकी नीयत डगमगाएगी। उसको लगता है कि 2-4 हजार में कुछ नहीं बनने वाला, इसमें से ही हाथ साफ करते हैं, पकड़े गए तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो लाइफ सेट। तो इसीलिए ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनको पता है सैलरी से कुछ होने वाला नहीं है। तभी मैंने इनकी सैलरी इतनी फिक्स की है, और मुझे लगता है ये भी कम है। इसलिए जो एक बार जीत गया इनके लिए फिलहाल इतनी सैलरी, और वहीं दोबारा जो कोई एमएलए एमपी या सीएम पीएम चुनाव जीतेगा तो फिर से ये सैलरी उनके लिए डबल हो जाएगी। इतना मिलना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं तो फिलहाल मैं आपको नहीं बताने वाला। मेन चीज ये है कि वो भ्रष्टाचार करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको इतनी सैलरी मिल रही है। प्लस उसको भ्रष्टाचार इसलिए नहीं करना क्योंकि उसने इस बार इलेक्शन में कुछ खर्च किया ही नहीं है। इसके फायदे हम आगे देखने वाले हैं। वहीं इनका कार्यकाल खत्म होने जाने के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन होगी कुछ 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 0.1% पर मंथ। इसमें 2 लाख प्लस 0.1% का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमें किसी पीएम को पेंशन देना है तो 6,000 प्लस 2 लाख इस 50 करोड़ का 0.1% यानी 5 लाख, उसकी हर महीने जो पेंशन होगी 7,06,000 रुपए पर मंथ होगी। ऐसे सभी के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई जाएगा। लेकिन इस 2 लाख प्लस 0.1% को देने की एक शर्त है जो पीछे में बता चुका हूँ
यह एक्स्ट्रा पेंशन केवल वॉलेंट्री रिटायर्ड पॉलिटिशियंस के लिए ही है। जो लोग इस बार जीत गए लेकिन अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो उनको इस तरह की हैवी पेंशन दी जाएगी। अगर वहीं दूसरी ओर जो इस बार इलेक्शन लड़ गए लेकिन किसी वजह से हार गए तो उनको केवल 6,000 रुपए पर महीने ही दिए जाएंगे, जो एक बेसिक पे होगा इनका। इसलिए ये लोग दोबारा इलेक्शन लड़ने में 100 बार सोचेंगे। एक तो हार गए तो पिछली जो सैलरी इनको हैवी दी है उसका 50% ये लूज कर देंगे, प्लस आगे जो उनको पेंशन मिलने वाली है उसका भी बहुत कम परसेंट इनको मिलेगा। मेन चीज ये है कि ये लोग अपने कार्यकाल में बेहतरीन ढंग से काम करेंगे अगर इनको आगे इलेक्शन लड़ना हो तो, इसलिए इतनी सारी सैलरी देना इनके लिए जरूरी है। आपको लगता है कितना पैसा देगा कौन? तो सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये 10-20 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इतने MLA MP रखने की जरूरत ही नहीं है। इनसे आधे से भी आधे में काम बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। ये इतने ज्यादा MLA और MP हैं उसकी केवल यही वजह है क्योंकि कोई भी CM PM बनने के लिए 50% MLA MP होना जरूरी है। इसलिए ये MLA MP केवल खुद को बेचने के लिए चुने जाते हैं, काम करने के लिए नहीं। आई थिंक मेरी ये बात आप समझ चुके होंगे। इसीलिए CM और PM को केवल CEO की तरह अपॉइंट किया जाए अगर देश का कुछ भला करना है तो, वरना बेड़ा गर्क करने के लिए तो ये लोग बहुत बेहतरीन हैं। इनसे अच्छा देश की कोई ऐसी तैसी मार ही नहीं सकता। आज़ादी के समय में जो तरक्की हुई थी उसका ये रिवर्स ले जा रहे हैं। देखना कुछ समय बाद हम पूरा पाषाण काल में पहुंच गए होंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी सैलरी आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है उससे ज्यादा तो हर महीने ये कमा लेते हैं, और वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हुए भी, खुद को साफ सुथरा, ईमानदार और देशभक्त कहलाते हुए भी। तो सच में इस तरह का नियम लगाना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये केवल 2 नियम लगा दे, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ, हम सभी MLA MP को वोट देंगे प्लस सभी CM और PM को वोट देंगे, और हम वोट देंगे वो 1 नहीं 4 देंगे। इस तरह के नियम से फायदे क्या होंगे ये समझ लीजिए। जो भी जीतेगा वो अपने दम पर ही जीतेगा और चोर लुटेरों को मजबूरी में वोट देने वाली प्रथा अब गायब हो जाएगी। कोई भी इंसान सिर्फ अपने दम पर ही CM PM बन सकेगा। MLA MP की हार जीत से CM PM होने न होने का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। CM PM की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आज CM PM बनते हैं वो MLA या MP की सपोर्ट से ही बनते हैं। यानी एक UP का CM बनने के लिए 202 MLA या देश का PM बनने के लिए 272 MP की जरूरत है। अगर इन MLA MP में से कोई भी एक निकल के बाहर गया ये तुरंत नीचे गिर जाएंगे। यानी बिना किसी MLA MP की सपोर्ट के CM PM का कोई वजूद नहीं। यानी CM और PM केवल दिखावे के होते हैं, असली पावर MLA और MP में ही होती है, क्योंकि उनकी कीमत है। CM और PM की कोई कीमत नहीं होती, उनकी पार्टी की कीमत होती है। CM और PM केवल कठपुतली हैं, मोहरा होते हैं। जितने भी देश में CM है या PM है वो सभी MLA MP के साथ बंधे हुए होते हैं। और वहीं दूसरी ओर इस तरह से चुनाव करवाया जाए तो सभी MLA MP अलग होंगे और CM PM अलग होंगे, यानी MLA MP का कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब इसका एक और बड़ा फायदा ये है क्योंकि CM PM MLA MP से अलग हैं, यानी इनका गठबंधन नहीं है, तो न्यायालय इन पर बहुत ही कठोर एक्शन ले सकता है। वहीं आज के समय ये न्यायालय इन सभी MLA MP या CM PM के साथ किस तरह से बर्ताव करता है आपको पता ही है। कोई वैल्यू नहीं है न्यायालय की, क्योंकि ये लोग 2 मिनट में जज को कहीं से कहीं फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है, ये एक साथ इकट्ठे हैं। इन्हीं को अलग कर दिया जाए तो पावर खत्म, भ्रष्टाचार खत्म और इन पर कंट्रोल करना बहुत आसान। नंबर 5, MLA MP की खरीदारी रुक जाएगी, क्योंकि अब CM PM बनने के लिए MLA MP की सपोर्ट की जरूरत नहीं, इसलिए इनकी खरीदारी नहीं होगी। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी के भरोसे नहीं रहेगा और पार्टियां धीरे धीरे गायब होने लगेंगी, और पार्टियों का गायब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये पार्टियां नहीं षड्यंत्र होती हैं और भ्रष्टाचार का मेन एक सोर्स होती हैं। इस तरह के नियम लगाने से पार्टियों को होने वाली सभी तरह की फंडिंग रुक जाएगी, क्योंकि खुद के दम पर जीता हुआ CM PM किसी एक बिजनेसमैन की हेल्प नहीं कर सकता। प्लस जब पार्टी का कोई वजूद नहीं है तो कोई भी उनको फंड क्यों करेगा। गठबंधन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि CM PM को हमने अलग वोट डाला, MLA MP को हमने अलग वोट डाला। और मेन चीज है गठबंधन होता क्यों है? क्योंकि CM PM बनने के लिए MLA MP का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं तो गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हमने CM PM को खुद ही चुन रखा है, तो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज रैलियां होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि किसी एक इंसान के लिए रैली नहीं होती। इलेक्शन में अब उतना पैसा खर्च नहीं होगा जितना आज होता है, क्योंकि MLA MP की खरीदारी नहीं हो रही है, इसलिए पैसा खर्च नहीं होगा। भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने MLA MP की कॉस्ट को ही 0 कर दिया। वो कहीं बिक नहीं सकते, भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। EVM में गड़बड़ी के मामले बहुत कम हो जाएंगे, जिससे चुनाव आयोग पर पार्टियों का दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक MLA MP की हिम्मत नहीं कि वो चुनाव आयोग से कहे कि मेरे फेवर में कुछ करो। EVM गड़बड़ होती है, मेन चीज है पार्टियां करवाती हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में होता है। इसीलिए इस तरह से चुनाव करवाए जाएं तो सभी MLA MP की जो
गलत काम करने की पावर होती है वो जीरो हो जाएगी और सही काम करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आज इसका जस्ट उल्टा है, हर कोई लोगों के लिए दिल से काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये भाषणजीवी, रैलीजीवी और दिखावटी नकाबपोश नेताजी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ वही जीतेगा जिसके अंदर कुछ होगा, जिसके बाहर कुछ होगा वो नहीं जीतने वाला। बाहर का मतलब है कि मुंह में भाषण, भाषण से कुछ नहीं होने वाला। आज के एमएलए एमपी भ्रष्टाचार इस तरह से कर लेते हैं कि जिस सीएम पीएम को ये सपोर्ट करते हैं, अगर ये भ्रष्टाचार करते भी हैं और उस सीएम पीएम को पता भी है, तो वो सीएम पीएम की इतनी औकात नहीं कि उनसे कुछ बोल सके, क्योंकि जैसे ही इनसे कुछ बोलेगा ये तुरंत वहां से भाग जाएंगे और उस सीएम पीएम की कुर्सी नीचे गिर जाएगी। इसीलिए सभी तरह का भ्रष्टाचार केवल इस तरह के नियम लगाने से ही गायब होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। यानी चुनाव आयोग इस तरह से वोट डालने की परमिशन दे तो इस तरह के ये तो फायदे हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक यानी हानियां भी हैं। यानी पार्लियामेंट या असेंबली से विपक्ष की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। यानी कोई विपक्ष का आदमी नहीं रहेगा। यानी कोई भी नेता कुछ गलत काम कर रहा है या गलत लेके आ रहा है तो उसको अपोज करने वाला नहीं रहेगा। ये केवल मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हर कोई एक दूसरे का विपक्षी है। उसको आगे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ सकता है? दूसरों को नीचे दिखा के। लेकिन तब भी मैंने इसको ड्रॉबैक में काउंट किया है। सेकंड, सीएम पीएम कठोर कानून बनाने से डरेंगे। हो सकता है इस तरह के नियम बनाना देश के लिए बहुत जरूरी हो, ये रियल में एक ड्रॉबैक है। जैसे जीएसटी, अगर मान लीजिए ये देश के लिए जरूरी है तो कोई भी जीएसटी नहीं लेके आएगा, ये इसका ड्रॉबैक है, रियल में ये ड्रॉबैक है। इनकी कमियों में नंबर 3 ये होगा कि ये लोग टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, जिससे देश और राज्य की आय में कमी आ सकती है। ये एक रियल फैक्ट हो सकता है, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे आम जनता समझेगी ये हमको लूट रहे हैं। लेकिन ये उतना भी बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। मेन चीज है इसका एक ये फायदा तो होगा कि ये लोग अब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो आम जनता को पसंद आए। अगर ये ऐसा कोई कानून बनाते भी हैं तो इसके ये 1000 फायदे गिनाएंगे आम जनता को कि इसको लागू करने के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, इसलिए इसको लागू करने दीजिए। मेन चीज इसका एक ड्रॉबैक यही है कि सीएम पीएम कोई कठोर कानून नहीं बनाएंगे। बाद बाकी इसका मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉबैक है। अब भले ही मान लीजिए इसके कोई फायदे कोई नुकसान नहीं है, हम किसी भी चोर और चक्के को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देना चाहते। सीएम पीएम को हम डायरेक्ट ही वोट देना चाहते हैं। सीएम पीएम हर कोई काबिल इंसान बन सके, राजनीति को इतना आसान बनाना चाहते हैं। हम इन इक्का दुक्का नागनाथ और सांपनाथ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। इनको इतनी पावरफुल पोजीशन पे देख देख कर हम पूरी तरह से उब चुके हैं। अब हम नहीं चाहते कि ये लोग दोबारा राज करें। सच में अगर डेमोक्रेसी है तो हम भी इसका मजा लेना चाहते हैं, न कि मजबूरी में बस वोट करना है और डेमोक्रेसी कंट्री में जीवित है इसका दिखावा करना है। हम दिखावे के लिए वोट नहीं करना चाहते। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए न जाने कितने तरह के कानून या तो बना लिए हैं या पूरी तरह से बदल दिए हैं, लेकिन हम आज भी उसी पुराने ढंग से इनको वोट करते आ रहे हैं। अब हमारे वोट की भी पावर बढ़नी चाहिए। मेन चीज ये है कि पॉलिटिक्स इनके पिताजी की जागीर नहीं, ऐसा इनको एहसास करवाना है। इन सभी 7 बातों के लिए हम डायरेक्ट सीएम पीएम को वोट देना चाहते हैं, प्लस 1 नहीं 4 वोट करना चाहते हैं। अगर सच में डेमोक्रेसी है तो ये होगा, वरना भूल जाओ कुछ नहीं होगा। मैं भी कह के निकल लूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह का नियम लगा दिए जाए तो आप कोई भी भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो जीतेगा अपने दम पर जीतेगा। यकीनन आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ नया हो सकता है, वरना घर में बैठे से कुछ नहीं होने वाला। अपने खुद के अधिकारों की मांग करना किसी भी तरह का विद्रोह नहीं होता। इसीलिए भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, अन्याय के खिलाफ बार बार सड़कों पर धरना देने से अच्छा है कि आप एक ही बार बड़े पैमाने पर धरना दीजिए और इनसे निजात पाइए। अगर आप बड़े पैमाने पे एक बार धरना देते हो तो आपको बार बार धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही एक उपाय है जो 1000 तरह की बीमारियों को सॉल्व कर सकता है। वरना आप 1000 धरने दीजिए, हर रोज दीजिए, इन बहरे गूंगे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक इनके पास 5 साल हैं, ये इस देश के भगवान हैं। आप इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए इनका केवल एक ही सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है 5 मिनट एंड 4 वोट। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो ये भी आपकी गलतफहमी है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद तब भी आप इन गवार लोगों की गाड़ियों के गेट खोलते ही नजर आओगे। अगर आप ये 5 मिनट और 4 वोट वाला नियम अपना लेते हो तो यूपीएससी में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप वो कर सकते हो इस पॉलिटिक्स में जो आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि आप कभी पॉलिटिक्स में आ सकते हो। और जयंत चौधरी जैसे लोग भी सीएम या पीएम आसानी से बन सकेंगे। इस तरह के नियम से जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिनके पास कुछ है तो पॉलिटिक्स बहुत आसान है, जिनके पास केवल भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है उनके लिए ये नियम है कि ऐसा ही हो जाएगा जैसे एक अनपढ़ के लिए यूपीएससी क्लियर करना, यानी उनके लिए इम्पॉसिबल है। अगर आपको कुछ आता नहीं तो पॉलिटिक्स में आपका कुछ नहीं। हर उस जगह पर करप्शन है जहां आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए आपको सड़कों पर तो उतरना है, या तो इसलिए उतरिए वरना हर रोज उतरते रहिए। केवल अपने लिए सोचोगे देश गड्ढे में जाएगा, और उस गड्ढे में आप भी हो, ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। खुद से पहले देश को रखोगे तो सच में आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप सड़कों पर तभी उतरते हो जब कोई आपकी ऐसी तैसी मारता है। दूसरों की कोई ऐसी तैसी मारता है, आपको मजा आता है। और ये सच्ची बात है, जिस दिन आपकी ऐसी तैसी होगी आप सड़कों पर उतरोगे, पर आपके साथ कोई नहीं होगा सड़कों पर उतरने वाला। खैर छोड़िए, मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो या मेरे पास ना हो। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। ये देश आपका है, समस्याएं भी आपकी हैं।
आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसीलिए इतनी ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं और देखने को मिलती ही रहेंगी जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारोगे। कुछ नहीं सुधरने वाला। मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बस आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बस मैं आपको याद ही दिला रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप 2 मिनट बाद भूलने वाले हो। खैर, ऐसी तैसी सभी की हो रही है, बस ये है कि मैं उन ऐसी तैसी करने वालों के विपक्ष में हूँ, आप उनके सपोर्ट में हो, क्योंकि आप उनका विरोध नहीं कर रहे। इतना तो अंतर जरूर है मुझ में और आप में, और ये अंतर काफ़ी है। देश को समझो, देश बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ तो बहुत कुछ कम है। देश सब कुछ है। लीव इट, बहुत हो गया। बाय बाय, टेक केयर।